हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे नर्सिंग के, जीएनएम के हो, बीएससी नर्सिंग के हो, पीवीबीएससी, एमएससी, जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था कहीं पे। तो उन लोगों की ऐसी डिमांड थी, सारे स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि सर आप अभी यहाँ पे तो पढ़ाने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन एक काम कीजिए, आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ के निकालिए जिससे आपका जो टीचिंग है साइकेट्रिक का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, वो हमारे तक भी पहुँच सके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक चैनल ही बना लेते हैं जिसमें पूरा सिलेबस, पूरा अपना जो साइकेट्रिक का, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम का जो सिलेबस है उसको पूरा कंबाइन करके स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे रखने वाला हूँ। आज से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन। तो जहाँ तक मेरा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, साइकेट्रिक नर्सिंग का, तो कोई भी यूनिट सीखने से पहले सबसे पहले हमको जो सीखना है वो है टर्मिनोलॉजी, साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजीज का जो मतलब है वो एक तरफ से डेफिनेशन भी होता है, मतलब डेफिनेशन जैसा ही होता है टर्मिनोलॉजी, एक दो तीन लाइन के अंदर खत्म होता है। थियरी पेपर में भी बहुत बार ऐसे पूछते हैं 2 मार्क्स के अंदर, और प्रैक्टिकल में वाइवा के अंदर आपको खास ये पूछेंगे सारी टर्मिनोलॉजीज। तो जितने भी सिलेक्टेड टर्मिनोलॉजीज है, अगर एक बार आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से सीख गए तो ऐसे समझ लो कि 40-50% काम जो है वो आपका खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बेहतर तरीके से आप अंदर डिसऑर्डर को भी समझ पाएंगे। तो ग्रेजुअली हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ से चालू करेंगे अपन कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन वन सेल्फ एंड द अदर्स। स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस की बात की है। बैलेंस का और एक मतलब होता है दैट इज हार्मनी, हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड द अदर्स। मतलब डे टू डे लाइफ के अंदर हम इतनी सारी चीज़ों से घिरे हुए, जैसे कि आप समझ लो कि हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, सोशल लाइफ भी होती है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, जितनी भी हमारी लाइफ है, तो 24/7 अगर हम गिने तो हम वी आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द पीपल। उन सब के बीच में रह के, उन सब सिचुएशंस, वो सारी सर्कमस्टांसेस, उन सब के बीच में रह के हम खुद को कैसे एडजस्ट कर पाए, खुद कर पाए। मतलब जितने भी स्ट्रेसर्स है, स्ट्रेसर्स का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता हो, उन सबको हम ग्रेजुअली कैसे एकदम काम रह के कैसे अडेप्ट कर पाए और एक बैलेंस बना पाए खुद के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच में कैसे हम एक बैलेंस बना पाए, उसी चीज को हम कहेंगे मेंटल हेल्थ। सो दैट इज द फर्स्ट वन, the definition of mental health or the terminology of the mental health, that is state of balance between oneself and the others. Otherwise you can also say that harmony between oneself and the others. एब्रिएक्शन की बात, सेकंड नंबर एब्रिएक्शन। एब्रिएक्शन मींस इमोशनल रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ रिकॉलिंग अ पेनफुल एक्सपीरियंसेस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ में कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारी लाइफ में जितने भी ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस अब तक हुए हैं, वो सारे हमारे अंदर एक रिप्रेस्ड फीलिंग्स करके अंदर पड़े हुए हैं। रिप्रेशन जिसको बोलते हैं, रिप्रेशन मतलब वो कुछ करते नहीं, उनका ब्रेन के अंदर, मतलब हमारे माइंड के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन अब वो मेमोरी मेमोरी है तो है। मेमोरी को हम कैसे इरेज कर सकते हैं, मेमोरी को हम इरेज नहीं कर पाएंगे कभी भी। वो हमारे माइंड के अंदर जो भी हमारा प्रीवियस जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस था, वो हमारे ब्रेन के अंदर अभी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमको डे टू डे लाइफ में या तो फिर सडनली वो चीज़ हमें याद आ गई, हम सडनली कुछ रिएक्ट करते हैं या तो एंजाइटी में चले जाते हैं, ये सब चीज़ें हमारे साथ होती है। ऐसे जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसको एक तरह से रिलीज करने का जो काम है, रिलीज इन द सेंस कि एक तरह का इमोशनल डिस्चार्ज जो है, वो डिस्चार्ज, ऐसी जितनी भी फीलिंग्स है उसको डिस्चार्ज करने की एक जो टेक्निक्स है उसको हम कहते हैं एब्रिएक्शन। और यूजुअली ये जो इमोशनल रिलीज और डिस्चार्ज करने की जो टेक्निक्स है पेनफुल एक्सपीरियंस को, वो यूजुअली होता है हिप्नोसिस के द्वारा। हिप्नोसिस आपने नाम सुना होगा, हिप्नोटाइज करना, ये वो जिसमें थेरापिस्ट जो होता है वो पेशेंट को एक तरह से बांध देता है और जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी नेगेटिव ऐसे एक्सपीरियंसेस है, उसको ग्रेजुअली रिलीज करने का काम करता है। तो ये जो टेक्निक है उसी को हम एब्रिएक्शन टेक्निक कहेंगे।
उसके बाद में आता है एडिक्शन। एडिक्शन में आगे आएगा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस मिलेंगे। हम देखते ही हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे एडिक्शन होता है, अल्कोहल का हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का हो गया, या तो सब्सटेंस में ही बात करें तो टोबैको का एडिक्शन, टोबैको जो उसका एडिक्शन हो सकता है, चरस, गांजा, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं। तो एडिक्शन में क्या होता है कि इंसान जो है वो पूरी तरफ से, मतलब एट द लेवल ऑफ बॉडी, मतलब एट द लेवल ऑफ फिजिकल एंड एट द लेवल ऑफ साइकोलॉजी, दोनों तरह से किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की तरफ डिपेंडेंट हो जाना, उसी को हम कहेंगे एडिक्शन। सो साइकोलॉजिकल एज वेल एज द फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसे हम यूजुअली एडिक्शन कहेंगे। उसके बाद है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस restraining oneself from indulging a specific thing और specific activity भी हम शायद कह सकते हैं उसको। एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर मान लो कि कोई पेशेंट है, वो काफ़ी टाइम से ऐसे अल्कोहल या किसी ड्रग्स में है, उसको अचानक से ऐसा उसके दिमाग में ऐसा आया कि भाई आज के बाद मुझे कोई अल्कोहल वगैरह कुछ भी लेना नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा कि मुझे अभी ये जो एडिक्शन है उसमें नहीं जाना है, इतने टाइम से मैं एडिक्शन कर रहा हूँ यार, जो भी ड्रग्स है वो जो भी अल्कोहल मैं ले रहा हूँ, खुद को रोकने का जो वो प्रोसेस है, मतलब वो उस चीज में वापस जाने से कतरा रहा है और खुद को रिस्ट्रेन कर रहा है। रिस्ट्रेन मतलब खुद को एक तरह से रोकना, जिसको बोलते हैं, खुद को एक तरफ से क्या होता है, रोकना, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस, प्रोसेस इन द सेंस एक जो प्रैक्टिस है, उसे ही हम कहते हैं एब्स्टिनेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी अगर आपको फिर से सीखना हो या समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि सर ये चीज़ फिर से पढ़ाओ, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के, मैं आपको बहुत सारे सिंपल सिंपल तरीकों से पूरा साइकेट्री का भी सिखाने वाला हूँ। एग्रेशन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एग्रेशन। एग्रेशन को एग्रेशन को हम एक तरफ से एंगर के साथ जोड़ के देखते हैं। एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, सबको पता है, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इंसान को, अगर मुझे कोई पूछेगा कि इंसान को गुस्सा कब आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में है कि हमने सोच रखी है कि ये चीज़ इसके हिसाब से होनी चाहिए, ये चीज़ उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर हमारे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, तो एंगर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से जनरेट होता है। तो यही बात है कि एक वर्बल और द फिजिकल एक्शन, वर्बल, वर्बल मतलब बोल के गुस्सा बाहर निकलना, एंड फिजिकल, फिजिकल मतलब बॉडी के थ्रू भी एंगर दिखता है। वर्बल एंड फिजिकल एक्शन, एग्रेशन क्या है, एक वर्बल और फिजिकल एक्शन है फॉर डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन एंड द एंजाइटी। फ्रस्ट्रेशन, कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम तुरंत क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है, या तो फिर हमको एंजाइटी होती है, चिंता होती है, स्ट्रेस फील होता है, तो उसी को हम एग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज एगोराफोबिया। मेरे साथ साथ समझते जाना, ठीक है ना। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया एक टाइप है फोबिया का। फोबिया की अलग अलग टाइप से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज फोबिया। फोबिया मींस स्पेसिफिक काइंड ऑफ द फियर, फियर ऑफ एनी स्पेसिफिक स्टिमुलस। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि फियर ऑफ द लिजर्ड, जिसको बहुत सारे लोगों को लिजर्ड का फियर होता है, बहुत सारों को कॉकरोच का होता है। तो फियर ऑफ लिजर्ड जो है, फियर ऑफ कॉकरोच जो है, उसको हम एक तरफ से बोलेंगे इंसेक्टोफोबिया। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा टाइप है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में क्या आता है कि ऐसी जगह पे फंस जाना, अटक जाना, जहां से एस्केप जो है, निकलना काफी डिफिकल्ट हो जाए। निकलना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लिफ्ट, लिफ्ट में बहुत बार, जैसे मुझे भी काफी डर लगता है लिफ्ट में, कि अंदर जैसे ही घुसे लिफ्ट में, जब तक बाहर ना निकले तब तक एक बेचैनी, एंग्जाइटी फील होती है कि ये साला लाइट चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कोई ऐसी जगह पे खुद को अटका देना कि जहाँ से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाए, एक बंद प्लेस हो जिसको हम बोल सकते हैं। तो
उसी को हम कहेंगे एगोराफोबिया। उस टाइप का जो भी फियर है उसको हम एगोराफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट है एक्स्थीसिया। एक्स्थीसिया, एक्स्थीसिया का मतलब होता है मोटर रेस्टलेसनेस, मतलब इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, मोटर रेस्टलेसनेस। जब भी मोटर नाम सुनो आप तो याद रखना कोई ऐसी चीज के बारे में बात की गई हो, बात की गई है जिसको हम फिजिक्स से जोड़ेंगे। फिजिकल, फिजिकल मतलब बॉडी, बॉडी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या काम जो भी रहेगा उसको हम मोटरिक एक्टिविटी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, पेशेंट लंबे समय तक एक जगह पे बैठा नहीं बैठ नहीं पाएगा। उसको बैठने के लिए आप बोलोगे कि यू हाउ टू बी सीट हियर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट द पेशेंट इज अनेबल टू सीट ओवर देयर। So that kind of the movement, that kind of the symptoms which we usually considered as the akathisia. उसके बाद है एकदम सिंपल एकाइनेसिया। एकाइनेसिया का मतलब होता है लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट। पेशेंट चाहे तो भी फिजिकली मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट करने के लिए हमारा जो ब्रेन है उसका हमें कमांड मिलना जरूरी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर में, बहुत सारे कंडीशंस में पेशेंट जो है वो मेंटली काफ़ी डैमेज कह सकते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब है। तो जो ब्रेन का जो एक फंक्शनिंग होना चाहिए वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं मिलता है पेशेंट को। उसकी वजह से द पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव physically, so that terminology is considered as the echinacea, ठीक है यहाँ तक। सो एग्रेशन, एगोराफोबिया, एक्स्थीसिया, एकाइनेसिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज एम्बिवेलेंस। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा में पूछेंगे आपको। एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस में क्या होता है कि एक साथ एक ही पर्सन के लिए एक ही समय पे एक ही पर्सन के लिए एक साथ दो ऑपोजिट काइंड के इमोशंस जो है वो जनरेट होना, दो ऑपोजिट इम्पल्सिस, जिसको मैं कहूँगा इम्पल्सिस। जैसे कि एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि लव प्लस हेट। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है जिसने बहुत पहले कहीं पे आप बहुत तकलीफ में थे, काफ़ी अच्छी आपको हेल्प की थी। अब उसी फ्रेंड ने आपको शायद कोई हर्ट किया या कुछ भी ऐसा किया, लेकिन जब भी उस पर्सन को आप देखते हैं तो हर्ट भी होता है कि उसने मुझे उस वक्त हर्ट किया था, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी निकलती है कि उस बंदे ने मुझे जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे हेल्प भी किया था। तो इस तरफ से एक ही पर्सन के लिए एट अ टाइम, एक ही समय पे पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव इम्पल्सिस जो हमारे जनरेट होते हैं उसी को हम कहते हैं एम्बिवेलेंस। एनर्जिया, लैक ऑफ एनर्जी इन डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज, हम डेली रूटीन लाइफ में जितने भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो एनर्जी का ना बन पाना, बहुत सारे पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे होते हैं कि जो मतलब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, मतलब उनको आप देखेंगे तो आपको क्लियरली ऐसे दिखाई देगा कि लैक ऑफ एनर्जी है। पेशेंट जो है, द पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव, द पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉक। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को तो आपको दिखाई देने पड़ते हैं। तो इसको, ये जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम एनर्जिया कहेंगे, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है, एनहेडोनिया मीन्स inability to feel pleasure
कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलती थी, हैप्पीनेस मिलती थी, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको कोई स्पेसिफिक फूड बहुत अच्छा लगता है, या कोई फूड के अलावा कहीं पे मतलब कोई ऐसी जगह पे घूमना काफ़ी पसंद है। तो जब आप नॉर्मल थे तब ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी सारी हैप्पीनेस प्लीजर देती थी, लेकिन वंस यू बिकम द मेंटली इल पर्सन, ऑल दिस थिंग्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू द pleaser, because you are unable to get all those kind of the pleaser। मतलब पेशेंट यहाँ पे प्लीजर जो है वो फील करने में काफ़ी असमर्थ है, इन जो कैपेबल नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, उसी को हम कहेंगे इनएबिलिटी टू फील द प्लीजर। एमनेजिया, उसके बाद में आता है एमनेजिया। Amnesia means partial or total inability to recall the past experiences, may be organic or emotional in the origin। Partial और total जो भी memories जो है, past experiences हमारे जो है उसको past experiences को पूरी तरह से, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है उसको समझ लो आप एक एग्जांपल के तौर पे, तो कुछ उस एक्सपीरियंस का सम ऑफ द पोर्शन जो है वो शायद पेशेंट याद कर पाए, या तो बिल्कुल पेशेंट उसके बारे में कुछ याद ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कि बीइंग एज ए नॉर्मल पर्सन, हम लोग नॉर्मल है, तो अगर आप मुझे पूछेंगे 5 साल पहले मेरी लाइफ में ऐसा कुछ ये हुआ था नहीं हुआ था, अगर कुछ जानते हो आप मेरे बारे में, अगर आपको ऐसा पूछूं कि ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में बना था तो उसके बारे में आप कुछ बताओ, तो हम बीइंग एज ए नॉर्मल पर्सन आपको मैं वो इमीडिएटली बता देंगे। लेकिन यहाँ पे पेशेंट जो है वो नहीं बता पाता है, उसकी जो मेमोरी जो है वो रिकॉल नहीं हो पाती है, तो उसी को हम कहेंगे एमनेसिया। पार्शियल और द टोटल इनएबिलिटी, पार्शियल अगेन आई रिपीट, पार्शियल और द टोटल इनएबिलिटी टू रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंसेस, दैट इज एमनेसिया। उसके बाद में है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में है मोस्ट इम्पोर्टेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरह से ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर आगे आएगा पूरा डिटेल में। टू टाइप्स इन दैट, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता है कि पेशेंट जो है वो सेल्फ स्टार्वेशन में चला जाता है। सेल्फ स्टार्वेशन मतलब खुद से ही स्टार्वेशन, खुद को भूखा मारने लगता है पेशेंट। भूख लग रही है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट इज अ नेचुरल प्रोसेस, भूख तो लगेगी, लेकिन पेशेंट यहाँ पे खुद को ना एक स्टार्वेशन में डाल रहा है। मतलब भूख लग रही है लेकिन पेशेंट खुद ही खाना नहीं चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कि एक्टर समझ लो आप, या फिर डांसर्स, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मॉडलिंग, ये सारे जितने भी प्रोफेशन है उसमें कैसा होता है कि उनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, बॉडी फिगर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन रखने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उसकी डिमांड रहती है। तो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर एनोरेक्सिक पाए जाते हैं। ठीक है, कि बॉडी मेंटेन करने के चक्कर में, या जो भी उनका बॉडी शेप जो है, साइज है, शेप है, उसको मेंटेन करने के चक्कर में खाना जो है वो स्किप करते हैं, स्किपिंग द फूड, स्किपिंग द मील्स, खाना जो है उसको स्किप कर देना। तो ये सब काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम्स उसमें दिखते हैं। दूसरा उसमें होता है सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, मतलब अगर जिसको भी एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसको, पेशेंट को अगर लगा कि मैंने ये चीज़ी फूड खा लिया है, बटर वाला फूड खा लिया, तो वो क्या करता है, 4 fingers inside the mouth and self-induced vomiting। तो उसका मेन साइन एंड सिम्टम्स है सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, सेल्फ स्टार्वेशन। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इट इज अ काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद में आता है एपैथी। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग्स, लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, मतलब उस पेशेंट के अंदर किसी भी तरह की इमोशनल फीलिंग्स नहीं है।
पेशेंट के अंदर जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो है ही नहीं, इमोशनल फीलिंग्स है ही नहीं पेशेंट में। एपैथी बहुत सारे डिसऑर्डर के अंदर साइन एंड सिम्टम्स जो भी क्लिनिकल फीचर्स है उसके अंदर आएगा, तो उसको अच्छे से याद रखना एपैथी को, ठीक है। एफेजिया, एफेजिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी और डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेशन ऑफ द वर्ड्स और द लॉस ऑफ द लैंग्वेज एबिलिटी, डिफिकल्टी फॉर्मुलेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हम नॉर्मल इंसान है तो हमें जो भी बोलना होता है वो तुरंत हम एक सेंटेंस फॉर्म करके हम इमीडिएटली बोल लेते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है उसकी फ्लुएंसी भी है, हम जो भी बोलना चाह रहे हैं वो अच्छे से बोल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है स्पीच को लेके, स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट के अंदर, जिसकी बदौलत due to that the patient is not able to formulate the words and the language difficulty is very common among all those patients, so that is aphasia. उसके बाद है ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग ये भी बहुत पूछते हैं वाइवा में, ये सारे टर्म्स बेटा बहुत अच्छे से भी याद रखना, ठीक है ना। ऑटिस्टिक थिंकिंग हो गया, एपैथी हो गया, एनोरेक्सिया भी डिसऑर्डर में आता ही है पूरा, एम्बिवेलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद रखना। ऑटिस्टिक थिंकिंग में थिंकिंग का मतलब होता है प्रीऑक्यूपेशंस, टोटली रिमूविंग अ पर्सन फ्रॉम द रियलिटी, प्रीऑक्यूपेशंस। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं लाइफ में कि जो हमेशा प्री ऑक्यूपेशंस में रहते हैं। प्री ऑक्यूपेशन मतलब किसी भी चीज़ को लेके पहले से अपने माइंड में कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन बना लेना उस चीज़ की वजह से जो एक्चुअल में रियल नहीं है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने अपने दिमाग में कुछ अलग सोच रखा है और रियलिटी में कुछ अलग निकलता है। इसीलिए इसका मतलब भी वही है कि प्री ऑक्यूपेशन, टोटली रिमूविंग द पर्सन फ्रॉम द रियलिटी, मतलब पेशेंट को यही लगता है कि उसने जो सोचा है वही रियलिटी, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ओके, सो दैट इज प्री ऑक्यूपेशन, preoccupation, totally removing a person from the reality, reality, that is autistic thinking. Next is evolution, ये भी याद रखना बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा में काफी पूछते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। आप कोई काम करना चाह रहे हो तो आपको डेफिनेटली एक मोटिवेशन चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कब से मैं ये काम चालू करूँगा, ऐसा मोटिवेशन सबके अंदर होना चाहिए, तब जाके हम कोई काम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट में ऐसा कोई भी किसी भी तरह का मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, उसी को हम कहते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब है एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज, ठीक है, यहाँ तक एनोरेक्सिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर, सेल्फ स्टार्वेशन होता है, एपैथी, इमोशनल फीलिंग्स, एफिजिया का मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ द वर्ड्स जो है वो नहीं हो पा रहा है, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज है, ऑटिस्टिक थिंकिंग, प्रीऑक्यूपेशन विद द रियलिटी एंड एवोल्यूशंस, लैक ऑफ द मोटिवेशन। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है कि कोई हमें, हम किसी के लिए ओबीडियंट है, समझ रहे हो। जैसे कि मतलब मैं आपको कुछ भी कह रहा हूँ कि बेटा इस तरह से पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप मेरी बात को इजीली एडॉप्ट करोगे, इजीली आप मानोगे मेरी बात को, तो उसको हम ओबीडियंस कहते हैं। और ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप, मैं कुछ कहूँ भी ना
फिर भी आप ऑटोमेटिकली ओबीडियंट बनते जाओगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, द पेशेंट obeys every command though he has first been told not to do so। पेशेंट को पहले ही ऐसा कुछ बोला गया है, obeys command, पेशेंट को पहले ही बोला गया है कि आपको ये चीज नहीं करनी है, फिर भी पेशेंट क्या करेगा, जैसे ही वो सिचुएशन उसके सामने आएगी तुरंत से वो काम अपने आप कर लेगा। बल्कि हमने उसको बोला है, दो वी ऑलरेडी इन्फॉर्म द पेशेंट दैट नॉट टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल once the situation arrives, when the circumstances arrives, the patient will definitely fall into that, so that is automatic obedience। patient अपने आप से वो चीज करना चालू करेगा जो चीज हमने पहले भी उसको करने के लिए मना बोला है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ऑबीडियंस। उसके बाद में है ब्लंटेड अफेक्ट। ब्लंटेड अफेक्ट ये भी याद रखना बेटा, ब्लंटेड, ब्लंटेड अफेक्ट का मतलब होता है अ रिडक्शन इन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। रिडक्शन इन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। हम सारे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, जैसे ही कोई इमोशनल सिचुएशन हमारे सामने आई हम इमीडिएटली उसको फील करते हैं और हम वो एज एन एक्सपीरियंस हमारे अंदर ले लेते हैं। लेकिन साइकेट्रिक में बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि पेशेंट में ब्लंटेड अफेक्ट है, मतलब कोई इमोशनल एक्सपीरियंस भी पेशेंट को हो रहा है, लेकिन पेशेंट वो एक्सपीरियंस को 100% एज ए नॉर्मल पर्सन जितना ले पाते हैं उस एक्सपीरियंस को इमोशनली, उतना यहाँ पे पेशेंट नहीं ले पा रहा है। सो रिडक्शन इन द इमोशनल एक्सपीरियंसेस, दैट इज मीनिंग ऑफ blunted affect। उसके बाद में है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक बेटा, बायोफीडबैक का मतलब है कि पेशेंट को हम क्या करते हैं कि उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा टेंशन हो उसको रिकॉग्नाइज करवाते हैं। टेंशन को क्या करवाते हैं, रिकॉग्नाइज। The patient will start recognizing the tension and we usually suggest the patient कि अब ये जो टेंशन आप जो फील कर रहे हो उसे ग्रेजुअली एकदम बॉडी जो है अपनी उसको रिलैक्स करके बाहर निकालो। मतलब अब मेथड ऑफ टीचिंग द पेशेंट, वन काइंड ऑफ टीचिंग है, हम पेशेंट को टीच करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी टेंशन हो उसको रिकॉग्नाइज करो, याद करो, उसको फील करो और उस टेंशन को ग्रेजुअली अपनी बॉडी से रिलीज करो एकदम रिलैक्स वे में। उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग साथ साथ में करवा सकते हैं पेशेंट से, या तो फिर नॉट टू रिएक्ट अबाउट ऑल दोस काइंड ऑफ द टेंशन। मतलब हम पेशेंट को कह सकते हैं कि जो भी टेंशन आप फील कर रहे हो उसको रिएक्ट मत करो, ग्रेजुअली उसको बॉडी में से बाहर जाने दो और खुद को रिलैक्स करो। ये जो पूरा जो टेक्निक है ये बायोफीडबैक एक तरफ से टेक्निक है, खुद को रिलैक्स करने की टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है एन इररेशनल एंड रिपीटेटिव इंपल्स टू परफॉर्म एन एक्ट। रिपीटेटिव आगे आएगा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि हमको किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर ऑब्सेशन होता है और वही एक्टिविटी हम बार बार रिपीट करते हैं। कंपल्सन का मतलब होता है बार बार किसी एक्टिविटी को ऐसा रिपीट करना। एक ऐसा इम्पल्स हमारे अंदर से जनरेट होता है कि ऐसा इम्पल्स हमारे अंदर से बाहर आता है कि जो हमें कोई ना कोई एक्ट करवाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको पकड़ के दूँ तो कोविड में हमने बहुत सारी बार देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो काफ़ी ऑब्सेशन में चले गए थे। मतलब किसी को ऐसे टच किया इमीडिएटली उनको क्या करना था, हैंड वॉश करना। मतलब पूरे दिन में इतनी बार हैंड वॉश करते रहते थे, तो इतनी बार हैंड वॉश करने की ये जो पूरी जो प्रोसेस है, ये जो पूरी एक्टिविटी है, मतलब ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर जिसको मैं कह सकता हूँ,
उसी को हम कहेंगे कंपल्सन। रिपीटेटिव बिहेवियर है कंपल्सन एक तरफ से। कोई भी ऑब्सेशन होता है, कोई भी ऑब्सेशन होता है और उसको पेशेंट बार बार रिपीट करता है, ठीक है, तो ये एक रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया पेशेंट का, उसी को हम कहेंगे कंपल्सन। ठीक है, तो ये कुछ 20-22 टर्मिनोलॉजी हो गई इस वीडियो में, मैं यहाँ तक रख रहा हूँ। आप मेरी चैनल जो है मेंटल हेल्थ वाला उसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि अब मैं पूरा सिलेबस यहाँ से ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो को नया डालूंगा इमीडिएटली आपके मोबाइल के डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज का, ठीक है। चलो, ओके।